अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इससे पहले सेशन में हमने किस पे हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन और डिफ्यूजन पे बात की थी कि ये किस तरीके से सोसाइटीज़ में कल्चर और टेक्नोलॉजी के थ्रू एवोल्यूशन होती है और किस तरीके से डिफ्यूजन होती है इनोवेशंस के थ्रू, डिफरेंट इनोवेशंस के थ्रू किस तरीके से उसकी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए उनमें डिफ्यूजन होता है। जिसमें हम लोगों ने 5 ट्रायल स्टेजेस देखे थे, जिसमें न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, और उसके बाद हम लोगों ने 3 आउटलाइंस देखी थी जो कि रॉजर्स ने बताया था कि किस 3 किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं जो कि उस एडॉप्शन को, उस इनोवेशन को क्या कहते हैं, या तो अडॉप्ट करती हैं या तो नहीं अडॉप्ट करती। ये वो हम लोगों ने ऑप्शनल, कलेक्टिव और अथॉरिटेरियन में देख लिया था। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन को ही कंटिन्यू करते हुए। डोनाल्ड ए सेकंड 1971 in his earlier books Beyond the Stable State described 2 models of diffusion of innovation। अच्छा जी, डोनल ने 2 क्या कहते हैं, मॉडल्स डिफाइन किए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के। फर्स्ट मॉडल जो है वो सेंटर पेरिफेरी है, और जो सेकंड मॉडल है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ सेंटर्स। सही है। चलिए जी, सेंटर पेरिफेरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इतना डिफाइन कर दूं कि आपने वर्ल्ड सिस्टम थियरीज में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि कोर, सेंटर और सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी क्या होता है। तो मैं आपको छोटा सा एक उसका समरी फिर से एक बार रिवीजन दे देती हूँ कि जो कोर या सेंटर स्टेट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड स्टेट्स होते हैं, जैसे फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी। ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी पेरिफेरल आता है, जो कि उससे थोड़ा सा कम इंडस्ट्रियलाइज होते हैं लेकिन कोर से कम होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सिंगापुर हो गया, सही है। और बाकी पेरिफेरी जो कैटेगरी है उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक। ये सारे कंट्रीज़ जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना तो कोई निज़ाम है सही से, ठीक है। तो जब भी कोई इनोवेशन या डिफ्यूजन, अब यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, लाज़मी बात है जब कोई पावरफुल कंट्री से कोई चीज़ डिफ्यूज़ होती है, कोई चीज़ इनोवेट होती है, तो वो सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी सोसाइटीज़ में भी डिफ्यूज़ होती हैं और वहाँ पे भी फैलती हैं, ठीक है। अब चलें, अब इसको देख लेते हैं जो इन्होंने 2 मॉडल्स हमें बताए हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। उसमें पहला जो मॉडल है, द सेंटर पेरिफेरी मॉडल, रेस्ट ऑन 3 बेसिक एलिमेंट्स। अच्छा, ये 3 बेसिक एलिमेंट, 3 वजूहात से, 3 एलिमेंट से बिल्ड होता है। पहला, द इनोवेशन टू बी डिफ्यूज्ड एग्जिस्ट fully realized in its essential before its diffusion। जो भी इनोवेशन हुई है वो जहाँ पे हुई है सबसे पहले वहाँ अच्छे तरीके से अपना क्या कहते हैं, फैल जाती है और अपना होल्ड जमा लेती है। उसके बाद वो डिफरेंट दूसरी सोसाइटीज़ में डिफ्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, तो जमहूरियत का निज़ाम पहले उन्होंने अपने क्या कहते हैं, अपने रीजन में पूरे अच्छे तरीके से उसको डिफ्यूज़ कर दिया, उसको फैला दिया, उसको जमा लिया, और उसको हर कंट्री, हर यूरोपियन कंट्री क्या कहते हैं, डेमोक्रेटाइज हो गया। उसके बाद दूसरे, फिर वो ईस्ट की तरफ आए, फिर वो एशिया की तरफ आए,
फिर उन्होंने बात की कि भाई ये निज़ाम अच्छा है, और फिर वो डिफरेंट फर्दर सोसाइटीज़ में डिफ्यूज़ हुआ। पहले उन्होंने अपने ही रीजन में उस चीज़ को इम्पोज़ किया, उस चीज़ को लागू किया, ठीक है? सेकंड है डिफ्यूज़न। अच्छा, सेकंड है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एन इनोवेशन फ्रॉम अ सेंटर आउट टू इट्स अल्टीमेट यूजर। अच्छा जी, ये बात वही हो गई कि डिफ्यूजन मैंने जो पहले बताया कि जाहिर सी बात है, जो सेंटर होता है वेस्ट से क्या कहते हैं, हमारे पास डिफ्यूज होके बाकी दूसरे सोसाइटीज में वही इनोवेशन डिफ्यूज होता है, फैलता है, वो मूवमेंट फैलती है, ठीक है? वो एक इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि डिफ्यूजन एक मूवमेंट है, जो कि इनोवेशन की एक मूवमेंट है, जो कि एक जहाँ से वो बनी होती है या जहाँ पे उसका बर्थ होता है, उससे वो फैल के दूसरी सोसाइटीज में भी डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। सही है। अच्छा, जो थर्ड है, directed diffusion is a centrally managed process of decimation, training, and provisions of resources and incentives. अच्छा जी, अब जब क्या कहते हैं, किसी भी किस्म का इनोवेशन हुआ सोसाइटीज़ में और वो डिफ्यूज़ हुआ, तो लाज़मी बात है उसके लिए अब एक एग्रो बेस्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्रो बेस्ड सोसाइटी है और एक इंडस्ट्रियलाइज़ सोसाइटी है। जब एग्रो बेस्ड सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज़ सोसाइटी बनती है, तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है। जब टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको चलाने के लिए हमें बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल, तेल, ऑयल, जिससे वो टेक्नोलॉजी रन करे। उसके अलावा हमें क्या कहते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है कि उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है या किस तरीके से उससे एडवांटेजेस हम ले सकते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस हो जाता है डिफ्यूजन का, जो कि मैनेज करना पड़ता है जब भी कोई सोसाइटी एक क्या कहते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी में जाती है, सिंपल चेंज से कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट में हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे डिफरेंट और रिसोर्सेज होते हैं, जो कि एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यहाँ पे जैसे डेसिमेशन का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है? क्या कहते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र होना। तो ट्रेडिशनल यहाँ पे आप वो भी दे सकते हैं मिसाल के, वही जो मैंने अभी बात की कि पहले एग्रो बेस्ड फार्मिंग होती थी, अब मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पे वही बात, जब ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि वो जो ड्रोन्स होते हैं, वो पूरे जो फार्म को है वो क्या कहते हैं, देख रहे होते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो जब इधर से उधर घूम रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं, उसको चैनलाइज़ या फिर उसको फ़ोकस कर रहे होते हैं, तो जैसे ही उनको किसी एक पौधे में भी, किसी एक पत्ते में भी अगर कीड़ा नज़र आता है, वो वहीं रुक जाता है और उसको फ़ोकस करता है, उसको ज़ूम करता है और उसकी पिक्चर क्लिक करके कंट्रोल सेंटर में भेज देता है। और कंट्रोल सेंटर में जो भी होते हैं वो उसको एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं कि किस किस्म का कीड़ा है या क्या डिज़ीज़ है, और वो उस ड्रोन को बताते हैं कि इस पे कौन-सा पेस्टिसाइड छिड़कना है। और ड्रोन में छोटे-छोटे टैंक लगे हुए होते हैं डिफरेंट पेस्टिसाइड के, और जो वो उसको कमांड देते हैं, वो वही पेस्टिसाइड उस पौधे पे क्या कहते हैं, उस पौधे पे छिड़क देता है। या तो अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हो सकता और ये दूसरी भी फसल खराब करेगा, इसको ख़त्म कर दो, तो वो उस पे करंट मारते हैं, और तब तक मारता है ड्रोन करंट, उस पे तब तक फेंकता है जब तक कि वो शाख या पौधा जल के ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? ये सारा एक प्रोसेस है। ये क्या कहते हैं, जब मैकेनाइज़्ड हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइज़्ड हुआ, तो ये सारा प्रोसेस आया, इसमें ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। Center periphery model, which is characterized by one source of innovation and
मल्टीपल रिसीवर्स ऑफ दैट इनोवेशन। जो अभी हमने बात की कि एक कोई भी इनोवेशन होना, यूरोप से कोई भी इनोवेशन होना, हमारे सेंटर से कोई भी इनोवेशन होना, और कोर जैसे कोर सोसाइटी से कोई इनोवेशन होता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है सेमी फ्री में, सेमी पेरिफेरी में या पेरिफेरी सोसाइटीज में। ठीक है। Proliferation of centers model, which is describe the situation in which the receivers of innovation become innovators in their own right। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो कोर सोसाइटीज़ होती हैं, वो क्या कहते हैं, चूँकि उन इनोवेशन से जो भी डिफ्यूज़न हुआ होता है या जो भी उनके पास नॉलेज आती है, उससे जो सेमी पेरिफेरी या पेरिफेरी जो कंट्रीज़ होते हैं, वो उस नॉलेज को, उस चेंज को, उस डिफ्यूज़न को एडॉप्ट करके डेवलप होती हैं, और फिर वो पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी होके कोर बन जाती हैं। ठीक है। कहने की हद तक तो ये बात ठीक है, यहाँ पे थियोरेटिकली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपने कभी देखा कि कोई, बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि कोई कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतना डेवलप होके सेमी पेरिफेरी में चला गया होगा, लेकिन कोर पेरिफेरी में नहीं जा सका होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन खत्म होता है, डिफ्यूजन का टॉपिक, और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन। अब हमें ये समझ आ गया कि किस तरीके से सोसाइटी में एवोल्यूशन आया, सही है, और उस एवोल्यूशन, डेवलपमेंट एवोल्यूशन के तहत किस तरीके से डिफ्यूजन हुआ, किस तरीके से इनोवेशन के तहत डिफ्यूजन होता है सोसाइटीज़ में, और वो उस डिफ्यूजन के तहत डेवलप होती है। अब मॉडर्नाइजेशन की बात, सही है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच agrarian societies are transformed into industrial societies। जो क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। इस प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। जो सिंपल सोसाइटीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में तब्दील हो जाती हैं, उनको हम उस प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इन द 18th and 19th century in Europe, modernization gave birth to industrialization। अच्छा जी, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने बर्थ दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के ही कॉन्सेप्ट से आई है। ठीक है। अच्छा जी, दिस एंटेल्स the development of advanced industrial technology and the political, culture and social arrangements appropriate to sustaining, directing and utilizing that technology। जब भी कोई इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलप होती है किसी भी सोसाइटी में, तो उसका जो पूरा पॉलिटिकल, कल्चरल या सोशल निज़ाम होता है, या जो सोचने समझने का तरीका होता है, जो सस्टेनिंग का तरीका होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल चाइना है। जब चाइना एग्रो बेस्ड सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज बना, तो उनकी पूरी सोच ही तब्दील हो गई। वहाँ पे कोई जेंडर रहा ही नहीं। उन्होंने कहा सबको लेबर क्या कहते हैं, सब लेबर फोर्स बनेंगे, सब क्या कहते हैं, लेबर हैं, तो वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही रहा, कोई मर्द औरत नहीं रहा, सब सिर्फ वर्कर हैं। पूरी कौम लेबर बन गई वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे हल चलाना, ट्रैक्टर क्या कहते हैं, ट्रैक्टर चलाना, या उनकी जो फार्मिंग है उसमें औरतें भी बहुत सारी काम करती हैं, मर्द भी बहुत सारे काम करते हैं। वो सिर्फ लेबर क्लास बन गए, और उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं रखा। तो ये एक पूरा उनका नज़रिया, उनका पूरा क्या कहते हैं, सोच समझ सब तब्दील हो गया। ठीक है। उन्होंने बोला भाई सब कुछ बनाओ, जिससे हम पैसा बना सकते हैं, जिससे हम कमा सकते हैं। जो भी चीज़, कोई हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि भाई ये चीज़ बनाई जाएगी, ये चीज़ नहीं बनाई जाएगी। चाइना में हर चीज़ ही बनती है, कोई मर्द औरत नहीं है, सब लेबर हैं, और लेबर क्या कहते हैं, हर चीज़ वो बनाते हैं, सही है। हर चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो जब सोसाइटीज़ ग्रोइंग से
मैन्युफैक्चर के उसमें क्या कहते हैं, ग्रोइंग से मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आ जाए तो वो सोसाइटी मॉडर्नाइज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी चाइना की। The aim of modernization is to approximate the characteristics of economically developed and relatively stable nation. अच्छा जी, मॉडर्नाइजेशन का जो बेसिक एम है वो क्या है कि जो जो भी सोसाइटीज है उसको इकोनॉमिकली डेवलप करे ताकि वो एक स्टेबल नेशन बन सके, सही है। जब वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी कोई भी सोसाइटी, ऑब्वियसली उसके बाद वो स्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे मेल नरिशमेंट नहीं होगी और क्या कहते हैं पॉवर्टी नहीं होगी, और डिफरेंट जो सोशल फोर्सेस मैंने आपको बताई थी, जो डिफरेंट सोशल फोर्सेस होती हैं वो नहीं होंगी। डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस जो सोशल फोर्सेस को डिस्टर्ब करती है या सोशल चेंज को डिस्टर्ब करती है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी सोसाइटी। और जब इकोनॉमिकली डेवलप होगी तो वहाँ पे अमन, सुकून, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑब्वियसली सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। द ट्रांजिशन सेल्डम इफ एवर टेक प्लेस स्मूथली और इवनली। ये मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है आसान नहीं है, ये ट्रांजिशन, ये बदलाव आसान नहीं है, बहुत मुश्किलों से और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जतन करने के बाद ये जाके सोसाइटी में एक ट्रांजिशन आता है जो कि सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जाने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इजंट ऑलवेज अ क्रूशियल फैक्टर इन मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का एक फैक्टर है, लेकिन हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि इसकी मिसाल आगे ही है। Asian and African nations usually start the process of modernization with nation building and the development of modern political system. जो बहुत सारे ऐसे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने चेंज अडॉप्ट किया, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी से ही किया कि वो भाई एग्रो बेस से इंडस्ट्रियलाइज्ड बने, ऐसा नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान क्या इंडस्ट्रियलाइज है? नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है, वो एग्रो बेस्ड ही है। लेकिन उन्होंने चेंज किसके थ्रू हासिल किया या किसके थ्रू अडॉप्ट किया चेंज? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू। तो हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रूशल फैक्टर नहीं होती मॉडर्नाइजेशन का। ऐसा भी हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ के डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कल्चरल रिफॉर्म्स, रिलीजन के तहत कल्चरल बेस्ड या क्या कहते हैं कल्चरल या फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू वो चेंज आया है या अडॉप्ट किया गया है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर सोशल स्ट्रक्चर एंड द डेसिमेशन ऑफ न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। अच्छा जी, ये पूरा सोशल जो मेन ऑब्जेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का वो ये है कि पूरा सोशल सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि उनके सोचने समझने का जो उनके रूल्स और नॉर्म्स होते हैं वो नॉलेज ट्रांसफर के तहत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नई नॉर्म्स और नए वैल्यूज आती हैं, क्योंकि जब उनका एक सिस्टम चेंज है, एक सोशल चेंज आया, तो उन सोसाइटीज में क्या कहते हैं टोटली चेंज हुआ। वो पॉलिटिकल भी हुआ, वो कल्चरल भी हुआ, वो इकोनॉमिकली भी हुआ। तो इस चेंज की वजह से नई नॉर्म्स, नई वैल्यूज और नई क्या कहते हैं कि आइडियोलॉजी सामने आई, ठीक है। इसका हम मिसाल दे सकते हैं कि पहले जो फिलॉसफी थी, जॉन लॉक ने जो लिबरलिज्म और रूसो ने जो लिबरलिज्म की फिलॉसफी दी थी, आज वो फिलॉसफी नहीं मानी जा रही। आज जो न्यू लिबरलिज्म आ गया उसकी जगह वो कुछ और कहता है। वो लिबरलिज्म के वो जॉन लॉक के लिबरलिज्म से मैच नहीं करती, वो उससे डिफर करती है। इसी तरह जो कम्युनिज्म की थ्योरी थी और उसके बाद मार्क्सिज्म ने जो कम्युनिज्म को डिफाइन किया, उसके बाद अभी न्यू मार्क्सिज्म आ गया। तो क्या हुआ, उसने पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, न्यू क्या कहते हैं न्यू रियलिज्म आ गया।
इसने न्यू वैल्यूज, न्यू नॉर्म्स और न्यू क्या कहते हैं हमें कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजीज प्रोवाइड की। अच्छा जी, फॉर सम थियरिस्ट मॉडर्नाइजेशन इज सीन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंक्रीज नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे थियरिस्ट हैं जो ये सोचते हैं कि जो जो क्या कहते हैं इंसान की नॉलेज है वो अपनी सराउंडिंग्स में अपने नेचर को मास्टर करके उसके बाद मॉडर्नाइज होता है। अब वो कैसे, ये पढ़ते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द growth of new knowledge, and this presumes the existence of an individual with an increasing capacity to understand the secrets of nature and to apply this knowledge टू ह्यूमन अफेयर्स। अब इसका सिंपल मीनिंग, हम लोगों ने क्या कहते हैं पहाड़ चीर दिए, रोड बना दिया, सही है, रोड बन गए। अगर हम लोगों ने क्या कहते हैं डेजर्ट एरिया को चैनल करना सीखा, डेजर्ट एरिया की हीट को चैनल करना आया, तो हम लोगों ने सोलर एनर्जी बना दी, विंड मिल्स बना दिए, विंड चैनल्स बना दिए जो कि उस डेजर्ट की हीट को चैनल कर सके, सही है। इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट क्या कहते हैं इनोवेशन हुई हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं चेंज और डेवलपमेंट आया है, किसकी वजह से, इंसान की नॉलेज की वजह से। चूंकि इंसान के पास ये नॉलेज थी, चूंकि ह्यूमन के पास ये नॉलेज थी, उसने अप्लाई की और उसने मॉडर्नाइज कर दिया वर्ल्ड को। इसी तरीके से हम ट्रेड के लिए आज अपने बड़े बड़े ओशन, सी पोर्ट्स होते हैं जो कि हम अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये सारा किसकी वजह से हुआ, ये इंसान की नॉलेज की वजह से हुआ। और चूंकि वो समझता है एनवायरनमेंट को, इस वजह से उसको अंडरस्टैंड करके, उसके सीक्रेट्स अंडरस्टैंड करके और जो उसने अपनी नॉलेज उस पर अप्लाई की, उसकी वजह से डेवलपमेंट हुई। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन एंड होता है और लिहाजा अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? Industrialization is the process by which technology is substituted for manual labor as the basis of production of goods. अच्छा जी, मैनुअल लेबर को टेक्नोलॉजी जब रिप्लेस कर देती है तो क्या कहते हैं किसकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड सोसाइटी जब क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल बनती है तो क्या होता है, मैनुअल फोर्सेस खत्म हो गई, जाहिर सी बात है अब इंसान को हल नहीं चलाना पड़ रहा क्योंकि ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर इंसान को चला रहा है, लेकिन क्या कहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको पानी देना, फसलों को उस पर ख्याल रखना, नज़र रखना, प्रोटेक्ट करना कि भाई फसल को कीड़ा नहीं लग रहा, ये तो सारी टेक्नोलॉजिकल ड्रोन टेक्नोलॉजी कर रही है। तो जो मैनुअल लेबर था वो कम हो गया है, ठीक है, कैसे, और उसको कम किसने किया है, टेक्नोलॉजी ने किया है। और किस बेसिस पे किया है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सही है। इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं जहाँ पे मैनुअल लेबर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देती है। Therefore, अच्छा सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये पहली जो अभी हमने डिस्कस किया ये इसकी डेफिनेशन थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। Therefore, industrialization produce efficiency. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या प्रोड्यूस करती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे आती है, जब टेक्नोलॉजी है तो सारे काम तेजी से होंगे बनिस्बत मैनुअल लेबर के, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एफिशिएंसी को प्रोड्यूस करती है। Clark present a barometer for measuring industrialized nation in which he says that a nation is considered industrialized when only 25% of its labor force is engaged in agriculture. अच्छा जी, क्लार्क हैं, उन्होंने एक बैरोमीटर दिया
कि हम कैसे किसी सोसाइटी को या किसी नेशन को इंडस्ट्रियलाइज मान सकते हैं। उसने उसको मेजर करने का एक बैरोमीटर दिया और कहा कि जिस सोसाइटी में उस 25% लेबर फोर्स्ड इंगेज हो उसके एग्रीकल्चर में, वही सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जिसमें 25% से ज़्यादा लेबर फोर्स इंगेज होगी उसके एग्रीकल्चर में, वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी का बैरोमीटर सेट किया क्लार्क ने, जो कि हमें बताया कि वो ही सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज कहलाई जाएंगी जिसका 25% लेबर फोर्स, 25% क्या कहते हैं मैन फोर्स हो जो कि काम कर रही हो एग्रीकल्चर में। इससे ज़्यादा नहीं, जो इससे ज़्यादा है वो फिर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, this is necessary because a society in order to be industrialized must shift his focus from agro-based economy to industrialized economy। अच्छा जी, ये ज़रूरी है किसी सोसाइटी के लिए अगर वो इंडस्ट्रियलाइज बनना चाहती है तो उसका ज़्यादा जो फोकस हो वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से हट के किस पे चला जाए, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी पे चला जाए। लाजमी बात है, जब उसका सिर्फ 25% लेबर फोर्स एंगेज होगी एग्रीकल्चर में, तो जो वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज इसी वजह से होगी, तो वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएगी प्रोडक्शन ऑफ गुड। सही है, जब वो ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएगी, उससे उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हिंज्ड बाय 3 सब टर्म्स, देम बीइंग। अच्छा जी, हिंज्ड मतलब जोड़ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो इन 3 सब टर्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी अभी हम बात करते हैं। जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है वो, और अर्ली इंडस्ट्रियल एरा है, मैच्योर इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। अच्छा, ये 4 हैं। ठीक है, इन चारों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल। A society which has very little or no industrialization and is dominated by agroeconomics। जो वो सोसाइटीज़ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई तस्वुर ही नहीं था और वो पूरी तरीके से एग्रो इकोनॉमिक्स पे बेस करती थी, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिंपली लोग सिर्फ मैनुअल लेबर था और कोई भी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन का तस्वुर नहीं था। उसके बाद स्टेज आया अर्ली इंडस्ट्रियलाइज। प्री का अगर आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल भी दूं तो पुराने गांव देहात जहाँ पे क्या कहते हैं इंसान हल चला रहा है और इंसान ही सारी चीज़ें कर रहा है, इंसान ही प्रोटेक्ट कर रहा है, लेबर मैनुअल लेबर ही है सिर्फ, कोई भी टेक्नोलॉजी का, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। अर्ली इंडस्ट्रियल में द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन which sees a gradual shift from agro based to industrial economics। अच्छा जी, ये पहली स्टेज है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने देखा और शिफ्ट किया एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से कहाँ पे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। This stage is also characterized by the use of machine in the agro sector, also known as mechanized agriculture and farming। जहाँ पे इस स्टेज में पहली बार टेक्नोलॉजिकल यूज़ हुआ, इंसान की जगह यूज़ ऑफ मशीन हुआ एग्रो सेक्टर में, और मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ गई, जिसकी मिसाल मैं आपको बहुत बार अभी दे चुकी हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी आना, ड्रोन टेक्नोलॉजी आना और ट्रैक्टर आ जाना और बहुत सारी चीज़ें, जिसने इंसान के काम को जो इंसान एक काम करने में 2.5 घंटे ले रहा था, अब उसने उसको कम कर दिया है, किसके ज़रिए, मशीन्स के ज़रिए। और जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो फास्ट कर दिया, प्रोडक्टिविटी तेज़ हो गई, टाइम कम हो गया, और टेक्नोलॉजी ने किसकी वजह से, ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, मशीन की वजह से हुआ। ठीक है। उसके बाद मैच्योर इंडस्ट्रियल, अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी एक्सपर्ट in manufacturing various product and goods and subsequently involved in international trade।
वो सोसाइटीज़ जो कि ग्रोइंग के प्रोसेस से निकल के मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई है और इम्पोर्ट करती है इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को इम्पोर्ट करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारी क्या कहते हैं मिसाल दे सकते हैं, जैसे इटली हो गया, सिंगापुर हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। ये सारे ममालिक मैच्योर इंडस्ट्रियल हैं और क्या कहते हैं जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। चाइना हर चीज़ बनाता है, उसने अपने आप को मॉडर्नाइज जब किया, उसने कहा मैं हर चीज़ बनाऊंगा और उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा। तो जब उसने अपने एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक से वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक उसने शिफ्ट की, ट्रांसफॉर्म की, तो आज देखें चाइना कितना ताकतवर मुल्क बन गया अपने सिर्फ इस एक शिफ्ट की वजह से। Post industrial, such a society becomes so advanced that it no longer required to manufacture goods and maintain industries and factories. Rather, it is a research and development based economic society. ऐसी सोसाइटी जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो इतनी तरक्की कर चुकी हैं, जो इतना एडवांस हो चुकी हैं, जो कि इतनी इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं कि अब उनको कुछ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती हैं कि किस तरीके से और तरक्की हो सके, किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट की जाए सोसाइटीज़ के लिए। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। Post-industrial societies exhibit developed international commodity capital, skilled labor, highly developed technology, professional and technical managers in various fields. These countries, for example, include US, Canada, UK. अच्छा, ये जो छोटा लिखा हुआ है ये यूएस है, अस नहीं पढ़िएगा। यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये सारे कंट्रीज पोस्ट इंडस्ट्रियल हैं। ये इतने क्या कहते हैं डेवलप हो चुके हैं, ये इतनी डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं कि अब ये रिसर्च और क्या कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में बात करती हैं। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, क्योंकि ये इतने क्या कहते हैं हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी और इनकी इतने हाईली क्या कहते हैं डेवलप ये इतना हाईली डेवलप हो चुके हैं कि अब इनको ज़रूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, बल्कि अब ये बताते हैं कि किस तरीके से और मज़ीद डेवलपमेंट हो सकती है। इनका सिर्फ काम है कि रिसर्च करना और उसको और मज़ीद बेहतर करना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक डिफाइनिंग फीचर है इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज का। दिस मीन्स दैट सीरियस चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। ये बताना चाहता है कि पॉपुलेशन में भी, जो पॉपुलेशन है उसमें भी बहुत सारे सीरियस चेंजेस आते हैं। Changes in population is not restricted to birth or death rate, but also includes migration. चेंज ऑफ पॉपुलेशन में ये नहीं है कि सिर्फ हम बर्थ और डेथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं या इतने लोग पैदा हो रहे हैं, बल्कि जो माइग्रेशंस हो रही हैं, जो बाहर मुल्क में लोग पढ़ने जा रहे हैं और क्या कहते हैं बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे आजकल हर कोई चाहता है कि वो कनाडा की इमिग्रेशन ले और वहाँ पे पढ़ने जाए, फॉरेन स्टडीज़ के लिए लोग जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। और ये चूँकि ये किसको डिफाइनिंग फीचर किसका है? इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी का है। ज़ाहिर-सी बात है कनाडा, यूके, जर्मनी ये इतने इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, तभी हम यहाँ पे जाते हैं और तभी ये सर्टेन चेंजेस पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है? दिस एक्सप्लेन्स अच्छा जो सेकेंड इसका थर्ड पॉइंट है वो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, सेकेंड पॉइंट से। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी इनवाइट माइग्रेशन फॉर अदर कंट्रीज टू सस्टेन एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। लाजमी बात है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी क्यों
दूसरे ममालिक से लोग मंगवाती है, क्योंकि उनको अपना निज़ाम जो है उसको सस्टेन भी तो करना है ना, उसको उसका वैसे कायम-दायम भी तो रखना है। तो जो बाहर मुल्क में अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, क्या कहते हैं, हमारे कंट्री से अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्या कहते हैं, रिसर्चर्स बाहर चले जाते हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये माइग्रेशन इसीलिए होती है ताकि इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी अपने निज़ाम को सस्टेन कर सके और सपोर्ट कर सके, ठीक है? Industrialized society also sees citizens enjoying better lifestyle and longer lifespan due to their control over pandemics, which is contrast to non-industrialized societies. जो industrialized societies हैं वो ये भी देखती हैं, चूंकि इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चूँकि इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटीज़ ये भी देखती हैं कि उनके जो सिटीज़न हैं, वो एक बेटर लाइफ़स्टाइल क्या कहते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, एक बेटर लाइफ़स्टाइल जी रहे होते हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल होता है, वो हेल्थ इश्यू, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनका डिज़ीज़ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनका हेल्थ इंस्टीट्यूशन बहुत डेवलप होता है। इस वजह से वो बेटर लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कर पाते हैं और लॉन्गर लाइफ़ स्पैन प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीज़न्स को बनिस्बत नॉन इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटीज़ के। अब पाकिस्तान का हेल्थ इंस्टीट्यूशन क्या है? आप देख लें। अब अमेरिका की मिसाल उठाएँ या पाकिस्तान। अमेरिका एक इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी है और पाकिस्तान एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी है। वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं क्योंकि वो डेवलप है, सही है? वो इंडस्ट्रियलाइज़्ड है। उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, उनका एजुकेशन निज़ाम अच्छा है, उनका पॉलिटिकल निज़ाम अच्छा है, उनका लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन वो सब अच्छा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है और क्या कहते हैं, उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट उन सोसाइटी में बहुत बेटर है हमसे। तभी जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम भी अच्छा लाइफ़स्टाइल और अच्छा क्या कहते हैं, बेटर लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने के लिए वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, ठीक है? माइग्रेशन इस वजह से भी होती है, सिर्फ़ इस वजह से नहीं होती कि उनको अपना सस्टेन करना होता है, अपनी सोसाइटी में अपना जो सपोर्ट या सस्टेन करना होता है अपने निज़ाम को, बल्कि इस वजह से भी होती हैं चूँकि यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं। इसकी वजह से हर इंसान चाहता है कि उसका लाइफ़स्टाइल या फिर उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो, इस वजह से वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, family structure, family structure are also altered in industrialized societies, whereby extended families system stand obsolete and nuclear family system is adopted. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैमिली स्ट्रक्चर को भी ऑल्टर कर दिया है। कैसे? पहले आपने देखा होगा बहुत क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज सिस्टम होता था, सारे लोग एक साथ रहते थे, चाचा माँ, चाचा ताया, दादा दादी सब एक साथ रहते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली का निज़ाम है और वो निज़ाम क्या है कि हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स, इसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ठीक है? और अब हर जगह क्या कहते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर इसी चीज़ को अडॉप्ट कर रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उसने अल्टर कर दिया फैमिली स्ट्रक्चर को भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंक्रीज रेट ऑफ लिटरेसी, which is important for producing an educated labor force, which is a key requirement of industrialization. अच्छा जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ताल्लुक इंक्रीज ऑफ लिटरेसी रेट से भी है। कैसे? जब अगर कोई सोसाइटी एग्रो बेस्ड सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगी तो ऑब्वियसली उसका लिटरेसी रेट हाई होगा, उसको एजुकेटेड लेबर फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल करे और उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, बनाने के लिए और उसको रन करने के लिए एक एजुकेटेड लेबर फोर्स चाहिए होगी, जो कि की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ताल्लुक किससे है? लिटरेसी रेट से भी है। वो हमारे लिटरेसी रेट को भी बढ़ाता है हमारी सोसाइटी के। ओके, लास्ट है अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। अर्बनाइजेशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। Urbanization is linked with industrialization
and is a subsequent result of it. अर्बनाइजेशन लिंक है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और इसी का ही एक सब्सिक्वेंट रिजल्ट है, नतीजा है. As industries and factories are situated in urban areas rather than rural areas, the rural population start migrating towards urban center. हमें पता है कि इंडस्ट्रीज और हमें पता है कि जो भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो सिटीज़ में होती हैं, वो मेगा सिटीज़ में होती हैं. आपने कभी देखा कि गांव देहात में कोई फैक्ट्री या सिटी हो? नहीं. चूंकि वो रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, इसी वजह से वो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. अब जब वो अर्बन एरियाज़ में सिचुएटेड होती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती है अर्बन सेंटर में उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए. अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली टू थिंग्स हैपन, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन होता है, और सेकंड होता है इंक्रीज्ड अर्बन एरिया. चलें जी, पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन इम्प्लोजन क्या होता है. पॉपुलेशन इम्प्लोजन, दिस मीन्स that the population of urban metropolis cease and increase due to rural migrations. के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेट्रोपोलिस सिटीज़ की. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया से, गांव देहात से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही होती हैं. अच्छा, increased urban area, this refers to the size of cities increasing in geographical terms. ये बताता है कि अर्बन एरियाज पहले, अब जैसे फॉर एग्जांपल के सिटीज जो है वो अपने जो ज्योग्राफिकल टर्म होता है उससे ज़्यादा बढ़ रही होती है. मतलब वो अपना ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसको बढ़ा रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है इन टर्म ऑफ साइज. सही है. पहले कराची जो था वो इतना बड़ा नहीं था. पहले तो 1970 की बात करें तो डिफेंस DHA का तो एरिया ही नहीं था, ये तो बाद में बना. तो जब ये बाद में बना तो क्या कहते हैं, हमारे जो कराची का ज्योग्राफिकल जो साइज है वो इंक्रीज हुआ. अब आप एक और मिसाल इसकी ले सकते हैं कि जो बहरिया टाउन बन रहा है, बहरिया टाउन भी बना, उसने और क्या कहते हैं उसको इन ज्योग्राफिकल टर्म्स में हमारे साइज को इंक्रीज किया. जो छोटे छोटे इसका बेसिक मतलब यही है, देयरफॉर स्मॉल सिटीज में बिकम लार्जर एंड आल्सो हैव स्पेशल इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन्स एंड इकोनॉमिक जोन्स. मतलब यही कि जो छोटे छोटे क्या कहते हैं सिटीज होते हैं, शहर होते हैं, वो क्या कहते हैं अपने ज्योग्राफिकल साइज को इंक्रीज करे इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइज या इकोनॉमिक जोन की वजह से. तो उसको कहते हैं इंक्रीज्ड अर्बन एरिया. अच्छा जी, urbanization also refers to the lifestyle of people, which means that their social norms, values, behaviors, relationship are change. urbanization किसको रेफर करता है, किसके लाइफ स्टाइल को, लोगों के लाइफ स्टाइल को भी रेफर करता है. इसका मतलब है कि उनकी जो जब उनके जो क्या कहते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, सारी चीज़ें, रिलेशनशिप सब चेंज होने लग जाते हैं. पहले ट्रेडिशनली से चेंज हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, किस तरीके से चेंज होती हैं? पहले क्या पहले इस तरीके का निज़ाम होता था, पहले लोग सो जाते थे 10 बजे, 8 बजे सो जाते थे. गांव देहात में लोग किस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज होना की बात है, तो 8 बजे वो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके सो जाते थे. लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा होता है, कोई 8 बजे सो जाता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऐसी चीज़ें, डिफरेंट ऐसी टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट ऐसे सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर्स अब आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है. However, urbanization doesn't always guarantee industrialization, and many of the modernizing principles of industrialization are absent in certain highly urbanized area. अच्छा जी, अर्बनाइजेशन हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन को गारंटी नहीं करता. क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ ऐसे मॉडर्नाइजेशन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आज भी हाईली अर्बनाइज्ड एरिया में
एब्सेंट हैं वो पाए नहीं जाते, वो प्रिंसिपल इंडस्ट्रियलाइजेशन के वहाँ पाए नहीं जाते। अब कराची एक मेगा मेट्रोपोलिस सिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या 25% लेबर फोर्स, ठीक है, और क्या कहते हैं लेबर फोर्स है नहीं, हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हमारे जो बेसिक सॉरी हमारे इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि जो मॉडर्नाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के है कि अच्छा क्या कहते हैं बहुत अच्छा निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, डिसेंट रेजिडेंशियल बने हुए हों, अच्छे रोड हो, साफ सुथराई का निज़ाम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा रहा। क्या पाया जा रहा है? अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सच एग्जाम्पल इंक्लूड सिटी ऑफ कराची, Delhi, Dhaka, etc., where urbanization has taken place, but lack of basic industrialized infrastructure such as modern roads, decent residential societies, health and sanitation, and other activities and institutions which are necessary for proper industrialization. अब वही एग्जाम्पल अभी मैंने जो दी कि कराची की एग्जाम्पल दी, अब इसी तरीके से दिल्ली है, ढाका है, यहाँ पे ये अर्बनाइज तो है लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिक फीचर्स हैं वही यहाँ पे नहीं है। मॉडर्न रोड्स नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब है, घर हमारे अच्छे नहीं बने हुए, हेल्थ का हमारा कोई निज़ाम नहीं है, और हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिक फीचर्स हैं उसी पे ही नहीं उतरता। इसी वजह से कहा गया कि urbanization doesn't always guarantee industrialization. चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं another key aspect of urbanization is heterogeneity. हेट्रोजेनिटी क्या होता है? बहुत डिफरेंट किस्म के लोग विद डिफरेंट कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स जो एक साथ रहती हैं, सही है, अर्बन सिटी में। अब कराची बिल्कुल हेट्रोजेनिक सिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको महाजर भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, बलूची भी मिलेगा, पठान भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा, हर किस्म का इंसान भी मिलेगा। अगर उर्दू स्पीकिंग है तो उनमें भी बहुत सारी आपको डिफरेंट एथनिसिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। The word implies that a true urbanized society comprises of complex interrelationship between people of different class, ethnicities, religions, political affiliations and professions. यहाँ पे आपको वही मैंने जो अभी आपको बताया कि हर किस्म का, हर रिलीजन का, हर एथनिसिटी का, हर क्लास का, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हर किस्म का तबका आपको यहाँ पे मिलेगा। हर कल्चर को मानने वाला आपको यहाँ पे क्या कहते हैं बंदा मिलेगा। हर प्रोफेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, डिफरेंट प्रोफेशंस है, और बहुत सारे पॉलिटिकल एफिलिएशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारे पॉलिटिकल निज़ाम मिलेंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मिलेंगी। अच्छा जी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेट्रोजेनिटी comes with its unique set of problems which include social instability, class conflict and ideological clash. अच्छा, हेट्रोजेनिटी तो है अर्बनाइजेशन में, लेकिन वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, जैसे कि सोशल इंस्टेबिलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गरीब अमीर का क्या कहते हैं लड़ाई, दूसरे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, because of these complex interrelation, citizens of urban societies are found subjected to personal disorganization, mental breakdowns, suicide, delinquency, increased crime and corruption. अच्छा जी, मेंटल लोग डिप्रेशन में आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती हैं, सुसाइड रेट्स हाई हो जाते हैं, और डिलिक्वेंसी, बच्चे मतलब के बच्चे जो कि अपनी बच्चे जो कि क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं। जैसे आज आप टेररिज्म का अगर टॉपिक देखते हैं तो 14-14 साल के बच्चे बम फाड़ने के लिए तैयार हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में 14-14, 15-15 साल के बच्चे लूट रहे होते हैं, करप्शन बढ़ जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से? हेट्रोजेनिटी की वजह से। वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिसका नतीजे में ये सारे डिसएडवांटेजेस भी अर्बनाइजेशन या अर्बन सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं। अच्छा जी,
लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का, urbanized societies may suffer from over-urbanization, which is the result of rural migration at a higher rate than the availability of economic and employment opportunities in the cities. चूंकि रूरल अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रूरल माइग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से अर्बन सोसाइटीज़ ओवर अर्बनाइजेशन हो जाती हैं। मतलब ये कि अगर 100 बंदा है और एक अर्बन सिटी है और उसमें 100 बंदे का इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अब जब वहाँ पे 200 या 300 बंदा आ जाएगा तो वो ओवर अर्बनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं, ओवर अर्बनाइज्ड होगा तो उसमें और डिफरेंट क्या कहते हैं मसले मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, these difficulties in urbanization raise questions about the concept of urbanization, and many social scientists like Kingsley Davis also argue that by 2100 urbanization will crash down and be replaced by some new phenomena. This new phenomena may be known as bureaucratization. ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं अर्बनाइज़ेशन की, इसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइज़ेशन पे, और बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो अर्बनाइज़ेशन है ये क्लैश कर जाएगी, क्रैश डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह न्यू फिनोमेना आएगा, और वो न्यू फिनोमेना क्या होगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगा, जो कि हम नेक्स्ट अपने सेशन में देखेंगे कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता क्या है और वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से वो काम करेगा और किस तरीके से वो सोसाइटी के निज़ाम को बेहतर बनाएगा या क्या उसके फीचर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ ख़त्म होता है, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।